नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सत्ता के सुपर ओवर में हम आपको दिखाएंगे हाल मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का दौरा तय किया गया था, लेकिन कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए बयान के बाद अब कांग्रेस की रणनीति पर पानी फिरता दिख रहा है। रिपोर्ट। कमलनाथ ने बढ़ाई प्रियंका की मुश्किलें। टल सकता है प्रियंका का एमपी दौरा। इमरती देवी वाले मामले से बैकफुट पर कांग्रेस। जी हां, कमलनाथ का इमरती देवी को आइटम कहना अब कांग्रेस को पग पग भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि कमलनाथ के बयान के बाद अब कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी के एमपी दौरे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुमकिन है कि प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा टल जाए या उसे फिर और छोटा कर दिया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। जी हां, बीजेपी के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। ये कैसे होगा जानेंगे, लेकिन पहले प्रियंका के दौरे का जो कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से बना है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। नवरात्र में प्रियंका के एमपी दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया था। प्रियंका दतिया में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने आने वाली थी। उनके कार्यक्रम को पूरे समीकरण के हिसाब से तैयार किया गया था। प्रियंका ग्वालियर चंबल संभाग के उपचुनाव वाले 5 सीटों से गुजरती। उनके कार्यक्रम को रोड शो की तरह बनाया गया था। इसके जरिए गांधी परिवार के सदस्य को मतदाताओं के सामने लाना था। ये तो प्रियंका गांधी के एमपी दौरे का रोड मैप है, लेकिन अब इस पर काले बादल क्यों मंडराने लगे हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इमरती देवी वाले बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने इसे दलित स्वाभिमान और महिला अस्मिता से जोड़ दिया है। प्रियंका यदि एमपी आती है तो महिला होने के नाते बीजेपी उनसे सवाल कर उन्हें घेरेगी। प्रियंका यदि कमलनाथ के बयान का विरोध करती है तो बीजेपी को फायदा होगा। प्रियंका यदि कमलनाथ के बयान का समर्थन करती है तो भी बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति से बचना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस अब भी अधिकृत तौर पर प्रियंका के दौरे की बात कह रही है। दरअसल पहले तो कमलनाथ ने इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने जब इस बयान की निंदा की तो कमलनाथ ने राहुल के बयान को व्यक्तिगत बताकर मामले को और पेचीदा बना दिया। अब आलम यह है कि बीजेपी कमलनाथ को बागी बताने लगी है। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनते हैं। कांग्रेस ने तो कभी प्रियंका गांधी जी का कोई अधिकृत कार्यक्रम ही जारी नहीं किया और टलने वाली भी बात नहीं कही। प्रियंका गांधी जी को यदि मध्य प्रदेश में आना होगा तो हर हाल में आएगी। उनका जिस प्रकार से अखबारों में हमने दोहरा कार्यक्रम पढ़ा कि वो मैयर माता जी के दर्शन करने के लिए आ रही है, यदि उनको आना होगा तो आएगी। इमरती देवी जी के बयान में ऐसा क्या है जो किनारा करेगी? इमरती देवी का नाम नहीं लिया कमलनाथ जी ने, उनका नाम लेके कोई टिप्पणी नहीं की, उसके बाद भी खेद व्यक्त कर दिया। हाँ, जरूर वो भाजपा के बयानों से, भाजपा के बिगड़ेल नेताओं के बिगड़ेल बयानों से जरूर वो आहत हैं। मंत्री बिसाऊ लाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर उन्होंने बयान दिया, नरेंद्र सिंह तोमर ने रिजेक्टेड माल बताया, गिरिराज दंडोतिया कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी के परिवार को लेकर बात कर रहे हैं, खुद इमरती देवी कमलनाथ जी की दिवंगत माता जी और बहन जी को लेकर बातें कर रही है। तो आहत करने वाली खबरें तो ये हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं के दम पर यह चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है, खारिज हो चुकी है, दूसरे नेताओं को बुला रही है। प्रियंका गांधी को बुलाने की भी बात ये कह रहे थे कि वो आएंगी, रोड शो करेंगी, तमाम प्रकार के माहौल बढ़ाए जाने की बात कर रहे थे। लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि क्या प्रियंका गांधी जी इमरती देवी के अपमान कराने के बाद कमलनाथ जी के हाथ और सहयोग देने के लिए यहाँ आएंगी? हम भी देखना चाहेंगे कि क्या उनको संरक्षण देने का काम करेंगी। हम भी देखना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी को टका सा जवाब देने वाले कमलनाथ जी का हौसला बुलंद करेंगी। हम देखना चाहेंगे कि आती हैं कि नहीं आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कमलनाथ ने इमरती पर बयान देकर सेल्फ गोल मार दिया है।
और कमलनाथ का सेल्फ गोल अब उपचुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका का एमपी दौरा टलता है तो इससे न सिर्फ पार्टी को व्यक्तिगत नुकसान होगा बल्कि गलत संदेश भी जाएगा और बीजेपी को भी हाथों हाथ मुद्दा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार प्रसार में अब काफी कम वक्त बाकी रह गया है। प्रियंका गांधी का दौरा भी अभी तक कांग्रेस की ओर से तैयार नहीं हुआ है। इसी बीच खबरें कुछ इस तरह की भी है कि इमरती देवी के बयान के बाद अब प्रियंका गांधी का दौरा भी टल सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने तो कभी प्रियंका गांधी का कोई दौरा बनाया नहीं है। वहीं बीजेपी भी मजे लेते हुए ये बात कह रही है कि प्रियंका गांधी अब मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करने नहीं आएगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बाकी बचे हुए दिन में प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। और अब आपको बताते हैं मैदान के अंदर की बात। तो मैदान के अंदर की बात यह कि इमरती देवी वाले मामले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने इसे दलित स्वाभिमान और महिला अस्मिता से जोड़ दिया। प्रियंका अगर मध्य प्रदेश में आती हैं तो महिला होने के नाते उनसे इस पर सवाल होंगे। प्रियंका यदि कमलनाथ के बयान का विरोध करती हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। प्रियंका अगर कमलनाथ का समर्थन करती हैं तो भी बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस फिलहाल इस स्थिति से बचना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस अब भी अधिकृत तौर पर प्रियंका के दौरे की बात कर रही है। इधर मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में इस बार युवा वोटर, खासकर वो वोटर जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है, वो काफी अहम रहने वाले हैं। यही वजह है कि हर सियासी दल इन पर डोरे डालने में लगा हुआ है। रिपोर्ट। उपचुनाव में युवाओं का बोलबाला। युवा वोटर करेंगे उलटफेर। यूथ वोटरों पर कांग्रेस बीजेपी की नजरें। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दल एक एक वोटों का गणित बिठाने में जुट गए हैं। लेकिन हर गणित पर इस बार युवाओं की तादाद भारी पड़ती दिख रही है। युवाओं की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार युवा कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ने और बनाने में अहम होंगे। दरअसल एमपी में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में करीब 1,51,681 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। मतलब इन 1.5 लाख से ज्यादा वोटरों की उम्र 18 से 19 साल के बीच की है। सबसे ज्यादा 7,884 युवा वोटर जौरा विधानसभा सीट में है, जबकि सबसे कम 3,521 युवा वोटर गोहद विधानसभा सीट में है। पूरे एमपी में 20 से 29 की उम्र के वोटर 27.38% है, जबकि 30 से 39 की उम्र के वोटर पूरे मध्य प्रदेश में 25.58% है। 28 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने में इस बार युवा वोटर अहम होंगे। तो आंकड़ों के जरिए हमने जाना कि मध्य प्रदेश और खासकर उपचुनाव वाली 28 सीटों पर युवाओं की अच्छी खासी फौज है। यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी लंबे समय से युवाओं को लुभाने में जुटी हुई है। दरअसल शिवराज ने सरकारी नौकरियां एमपी के लोगों के लिए रिजर्व कर दी है। मेधावी छात्रों के लिए शिवराज लैपटॉप योजना चला रहे हैं। 25,000 नई भर्तियों का ऐलान भी किया गया है। आरक्षकों के 4,000 पदों पर भर्ती का हाल ही में विज्ञापन भी जारी हो गया है। तो उधर राजीव जयंती पर कमलनाथ ने युवा संवाद किया था। कमलनाथ ने सीएम रहते 70% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की थी। कांग्रेस बीजेपी की रणनीति हमने देखी। अब नजरें उपचुनाव वाली सीटें और वहां पर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या पर। तुर्की में 4,715, बड़ा मल्हरा में 4,699, अनूपपुर में 3,720, सांची में 5,408, ब्यावरा में 5,829, आगर में 5,704, हाट पिपलिया में 5,041, मांधाता में 4,541, नेपानगर में 4,775, बदनावर में 5,895, सांवेर में 6,500 और सुवासरा में 7,565 वैसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे।
ये तो बात हुई सिर्फ 12 सीटों की। अब नजर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर, जहां अच्छी खासी तादाद में यूथ वोटर्स हैं। जौरा में 7,884, सुमावली में 5,452, मुरैना में 4,864, दिमनी में 5,216, अंबा में 5,310, मेहगांव में 4,375, गोहद में 3,521, ग्वालियर में 4,673, ग्वालियर पूर्व में 5,438, डबरा में 5,745, भांडेर में 4,796, करेरा में 4,969, पोहरी में 3,756, बमौरी में 6,195, अशोकनगर में 5,585 और मुंगावली में 4,969 ऐसे मतदाता है जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर बेहद कम था। 5 सीटें तो ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 3,000 से भी कम वोटों का था। ऐसे में अगर उन यूथ वोटरों को अपने पाले में खींच लें जो पहली बार मतदान करेंगे तो नुकसान की भरपाई हो सकती है। दरअसल 2018 में मुंगावली में हार जीत का अंतर 2,136 वोटों का था, जबकि इस बार इस सीट पर 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या 4,969 है। वहीं सावेर में हार जीत का अंतर 2,945 था, जबकि इस बार यहां पहली बार वोट करने वाले युवाओं की संख्या 6,500 है। तो वहीं सुवासरा में हार जीत का अंतर 350 था और इस बार यहां पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 7,565 है, जबकि नेपानगर में 2018 में हार जीत का अंतर 1,264 वोटों का था और इस बार यहां पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या 4,775 है। तो वहीं ब्यावरा में 2018 में हार जीत का अंतर 826 वोटों का था और इस बार इसी सीट पर 18 से 19 साल के बीच के वोटरों की संख्या 5,829 है। तो आंकड़ों से साफ है कि 18 से 19 साल मतलब वो वोटर कितने अहम होंगे जो इस उपचुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। इस सरकार के आने के बाद और केंद्र सरकार की वजह से पूरा का पूरा आज बेरोजगारी बढ़ी है। 14 लाख से ज़्यादा युवा आज बेरोजगार हुए हैं इस कोविड-19 के 6 महीने में और इस सब के लिए जिम्मेदार है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मन बना हुआ है, एक अंडर करंट है, युवा से लेके किसान हर वर्ग, क्योंकि हर वर्ग परेशान हुआ है। इसमें किसान भी परेशान हुआ, मजदूर भी परेशान हुआ, युवा भी परेशान हुआ। सबके रोजगार ठप हो चुके हैं और नए रोजगार तो मिले नहीं, पुराने जिनके पास थे वो चले गए, उद्योग धंधे बंद हो गए। तो इसलिए आज एक पूरी ताकत से मतदाता जुड़ा हुआ है, युवा से लेकर सभी वर्ग के। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। निश्चित रूप से मैं बहुत भरोसेपूर्वक कह सकता हूं और जो आपने ठगा शब्द प्रयोग किया है, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र था उसमें जो घोषणा की थी निश्चित रूप से युवाओं को उन्होंने ठगने का काम किया था और मैं बिल्कुल ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूं और मैं युवाओं की आंखों में पढ़ रहा हूं कि जो ठगने का काम कांग्रेस ने किया था उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस समय युवा बिल्कुल तैयार है और वो 3 तारीख को, आने वाली 3 तारीख को कमल का बटन दबा करके कमल खिलाने वाला और भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से मदद करने वाला है। किसी भी चुनाव में युवा हमेशा से गेम चेंजर रहा है, लेकिन मौजूदा उपचुनाव की बात करें तो ये ऐसे समय हो रहा है जब कोरोना संक्रमण पीक पर है। ऐसे में मुमकिन है कि उम्र दराज लोग पोलिंग बूथ तक कम पहुँचे। उस स्थिति में युवा वोटर निश्चित तौर पर किंग मेकर वाली स्थिति में होंगे। दोनों ही सियासी दलों की इस पर नज़र है और लगातार उनको योजनाओं से जोड़ने की घोषणाएं भी की जा रही हैं। पिछली सरकार ने भी रोजगार देने की बात कही, इस सरकार में भी ऐसे ही मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो रोजगार पिछले 5-7 साल से घूम रहे थे उनका कल्याण अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे में इस बार युवा किस दल को कितना महत्व देगा ये तो युवा ही जाने, लेकिन सियासी दल आज भी उन्हें खींचने की कोशिश में जुटे हैं। अब फैसला तो नए मतदाताओं को करना है कि वो अपना भविष्य किस दल में ज़्यादा उज्जवल समझ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। और अब आपको बताते मैदान के अंदर की बात। तो मैदान के अंदर की बात यह कि उपचुनाव में करीब 1,51,681 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। मतलब इन 1.5 लाख से ज्यादा वोटरों की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। सबसे ज्यादा 7,884 युवा वोटर
जौरा विधानसभा सीट पर है और सबसे कम 3,521 युवा वोटर गोहद विधानसभा में हैं। इस बार 28 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने में ये युवा वोटर अहम होंगे और यही वजह है कि शिवराज जहां युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने की बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ अपने कार्यकाल में युवाओं के लिए उठाए गए कदमों की दुहाई दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जहां पर आने वाले समय में केंद्रीय कृषि कानून को लेकर टकराव बढ़ सकता है। सिर्फ टकराव ही नहीं, बल्कि इसे लेकर राज्य में बड़ा संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। किसानों पर किचकिच और बढ़ेगी। किसानों पर केंद्र छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा टकराव। नए बिल से खड़ा होगा संवैधानिक संकट। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में विधानसभा में नए विधेयक पारित करने जा रही है। 27 अक्टूबर से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें इससे संबंधित विधेयक पारित किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले केंद्रीय कृषि कानून और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इसमें होने वाले संभावित बदलाव पर नजर डाल लेते हैं और उन मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं जिन पर विवाद है। केंद्रीय कृषि कानून के मुताबिक मंडियों के बाहर फसल खरीदने पर कंपनियों और व्यापारियों को टैक्स नहीं देना होगा, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के संभावित विधेयक में एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने या खरीदने पर 3 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। केंद्रीय कृषि कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैध बनाया गया है, साथ ही व्यवसायी और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के विधेयक के मुताबिक किसान और कंपनी में विवाद होने पर किसानों को सुरक्षा दी जाएगी और 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों की जमीन कुर्क नहीं की जाएगी। केंद्रीय कृषि कानून के मुताबिक निजी कंपनियां जितना मर्जी अनाज खरीद सकती हैं। इसका भंडारण कहां किया है ये बताने की भी उन्हें जरूरत नहीं। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार के संभावित विधेयक के मुताबिक भंडारण के बारे में सरकार को बताना होगा। आपदा की स्थिति में सरकार भंडारण की सीमा भी तय कर सकेगी। केंद्र के कानून और छत्तीसगढ़ सरकार के संभावित मसौदे की तुलना तो हो गई, अब इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या तैयारी की है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में नए कृषि कानून के खिलाफ 4 नए विधेयक लाए जाएंगे। इसके जरिए केंद्र के नए कृषि कानून को छत्तीसगढ़ में निष्प्रभावी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि जब केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ विधानसभा विधेयक पारित करेगी, तब क्या होगा? क्या राज्य में कोई बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा? इसे भी समझते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल इस पर अनुमति दे सकते हैं या फिर पुनः विचार के लिए इसे मंत्रिमंडल को लौटा सकते हैं। राज्यपाल जरूरत समझने पर इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। केंद्र ने जो कृषि कानून बनाया है वो समवर्ती सूची के क्षेत्राधिकार में है, इसलिए मुमकिन है कि राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के पास ही भेजें, क्योंकि ये समवर्ती सूची का मामला है और इस पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना चुके हैं। इसलिए अब इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही करेंगे। राष्ट्रपति फैसला कब लेंगे, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। राष्ट्रपति इस पर सॉलिसिटर जनरल से सलाह ले सकते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को भी रेफर कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर न करें, तो ऐसी स्थिति में मामला कई बार कोर्ट में चला जाता है। अक्सर संबंधित सरकारें ऐसे मामलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल के जैसे बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस विधेयक को लेकर टकराव बढ़ सकता है। हमारी लड़ाई लड़कों की है कि जो काले कानूनों को अभी तो वो विधानसभा पारित हुआ है, जाएगा तो राज्यपाल के पास, कितने दिन में लौट के आएगा देखिएगा। बहरहाल जानकारों की माने तो कांग्रेस पंजाब या फिर छत्तीसगढ़ के जरिए लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है। दरअसल 27-28 अक्टूबर को किसानों के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें किसानों से संबंधित 4 विधेयक पारित किए जाएंगे। इसके ठीक बाद 3 नवंबर को मरवाही सीट पर वोटिंग होनी है।
एमपी में भी 28 उपचुनाव वाली सीटों में से करीब 12 ऐसी सीटें हैं जो ग्रामीण परिवेश की हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में भी कई कृषि प्रधान सीटें हैं। पंजाब विधानसभा किसानों के लिए विधेयक पारित कर चुका है। राजस्थान भी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की बात कह चुका है। मतलब कांग्रेस शासित राज्यों के जरिए इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। याद रही कि 2009 में किसान कर्ज माफी ने ही कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापसी कराई थी। लिहाजा कृषि कानून में बदलाव के जरिए कांग्रेस अब लॉन्ग टर्म प्लान भी बना रही है। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस की क्या दलीलें हैं, ये भी जानते हैं। श्रम कानूनों का संशोधन मजदूरों के खिलाफ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिमिट हटाने का जो प्रावधान किया गया है वो आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है। और हमारे दोनों कृषि कानून को हम लोग ये मान के चलते हैं कि इससे हिंदुस्तान के किसानों को खूब नुकसान होने वाला है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक बाज़ार की अगर कल्पना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उसमें एक दर तय करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लिख दे तो किसानों में कोई आपत्ति नहीं होगी। और जब तक केंद्र सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ती है तो इसका विरोध सारे हिंदुस्तान के किसान कर रहे हैं। सरकार स्वयं खरीदे ना सपोर्ट प्राइस पे, कौन रोक रहा है? आज सरकार 1 एकड़ में किसान 25 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल धान पैदा कर रहा है, सरकार 15 कुंटल खरीद रही है, तो बाकी धान कहाँ जाएगा? और इसलिए हम तो कहेंगे कि सरकार किसानों की पूरी उपज को सपोर्ट प्राइस में खरीदे। कृषि केंद्रीय कानून के खिलाफ ये कोई कानून नहीं बना सकते। राज्य सरकार अपना अलग से कोई कानून चाहे तो बना सकती है, परंतु केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ में कोई कानून ये नहीं बना सकते। और ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री या अन्य मंत्रियों को भी इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए, जो कि कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। आप केंद्र के कानून का विरोध कर सकते हैं, परंतु उसके विरुद्ध में कोई कानून नहीं बना सकते। इसको आपको कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं है। आप अपना नया कानून बना सकते हैं, वो आपको अधिकार है। किसानों के नाम पे जिस तरह दलगत राजनीति हो रही है और जिस तरह से केंद्र और राज्यों में टकराव दिख रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि हर बार की तरह किसानों के नाम पर सियासी रोटी इस बार भी खूब सिकेंगी, लेकिन किसान शायद फिर भी भूखा ही रह जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार नया कृषि कानून लेकर विधानसभा सत्र में आ रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करना राज्य सरकार के बस में नहीं है, केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तय है, किसानों के सहारे फिर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघवन के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। और अब आपको बताते हैं मैदान के अंदर की बात। तो मैदान के अंदर की बात यह कि 27-28 अक्टूबर को किसानों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें किसानों से संबंधित 4 विधेयक पारित किए जाएंगे। इसके ठीक बाद 3 नवंबर को मरवाही सीट पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में भी 28 उपचुनाव वाली सीटों में से करीब 12 ग्रामीण परिवेश की है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से भी कई कृषि प्रधान सीटें हैं। पंजाब विधानसभा किसानों के लिए विधेयक पारित कर चुकी है। राजस्थान भी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की बात कह चुका है। मतलब कांग्रेस शासित राज्यों के जरिए इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा। 2009 में किसान कर्ज माफी ने कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई थी। लिहाजा कृषि कानूनों में बदलाव के जरिए कांग्रेस लॉन्ग टर्म प्लान भी बना रही है। तो सत्ता के सुपर ओवर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी और खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए www.newstate.com।